आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एमपी वर्ग 3 की तैयारी कैसे करें, किस तरीके में हम तैयारी करें कि हमारे मार्क्स अच्छे आ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हम गेन कर पाएँ। सबसे पहले तो मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा कि जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तब मेरे मार्क्स भी काफ़ी कम आ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट मैंने किया। इम्प्रूवमेंट आप भी कर सकते हैं। किस तरीके में मैंने इम्प्रूवमेंट किया है ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम तैयारी स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत वीक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं। ये मानिए हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने वाले मार्क्स भी नहीं ला सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल MPTT में जनरल के लिए 90 मार्क्स तो क्वालिफाइंग है। मैं मानता हूँ कि क्वालिफाइंग का कोई सिलेक्शन से लेना देना नहीं है, वो तो क्वालिफाई होना तो ज़रूरी है, लेकिन उतने मार्क्स लाने में आपको जॉब मिल जाए कोई गारंटी नहीं है इसकी। तो पहली बात तो ये आ जाती है कि आप किस तरीके में पढ़ें कि आपके मार्क्स ज़्यादा आ जाएं। राइट स्ट्रैटेजी क्या होती है, सही तरीके में कैसे पढ़ें, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। कि जब मैंने सबसे पहले मैंने तैयारी स्टार्ट करने से पहले मैंने मॉक दिए थे। सच बता रहा हूँ आपको कि जब आप पहले मॉक देख के देखेंगे ना, कोई सा भी आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं फ्री में, किसी भी एप्लीकेशंस पे आपको मिल जाएगा, 1 या 2 आपको फ्री में मिल जाएंगे। तो आप पहले मॉक देख के देखिएगा कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। उससे आपको पता चलेगा कि आपको कितनी तैयारी करनी है, आप किस सब्जेक्ट में वीक हैं। तो जब मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी तो मुझे यही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस सब्जेक्ट में वीक हूँ और किस में स्ट्रांग हूँ। लगभग सभी सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स कम आ रहे थे। मैं किसी एक सब्जेक्ट को भी काफ़ी अच्छा नहीं कह सकता था। जब मैंने मॉक पहला दिया था उस टाइम पे मेरे आई थिंक 90 के समथिंग मेरे मार्क्स आए थे। उसके बाद धीरे धीरे मेरे 95, 3 मॉक दिए मैंने, 3 मॉक टेस्ट और दिए, 95, 96, 95 इतने ही आके रह गए। इंक्रीमेंट वहाँ पे नज़र नहीं आया कि थोड़ा सा मार्क्स बढ़ जाए, ऐसा नहीं था, क्योंकि तैयारी अभी मैंने नहीं की थी। मैंने एक बुक भी ली हुई थी जिसमें सारे सब्जेक्ट दिए थे, वो बुक मैंने पढ़ी, लेकिन उतना कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आया, क्योंकि एक बुक पढ़ने से शायद आप सब कुछ नहीं कर सकते। इतने सारे मतलब 5 सब्जेक्ट हैं तो सभी सब्जेक्ट को आपको अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, अलग अलग आपको अप्रोच अपनानी पड़ेगी, अलग अलग तरीके में आपको, ठीक है, उनको कंप्लीट करना होगा। तो जब मैंने मॉक दिए तो धीरे धीरे फिर मैंने और अपनी तैयारी मजबूत करी, तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ और अब मेरे मार्क्स 115, 120 के बीच में आ जाते हैं। इतने ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अभी 4 या 5 महीने में मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मेरे आ जाएं, क्योंकि अभी मैं CTET पे भी फोकस कर रहा हूँ। तो शायद मेरी स्ट्रेटेजी आपको पसंद आए, आपको शायद अच्छी लगें, शायद आप उनको अपना पाएँ, ताकि आप भी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो यही चीज़ मैं आपको आज बताऊंगा, सारी चीज़ें कि आपको कैसे, ठीक है, हर सब्जेक्ट को लेके चलना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इन्वायरमेंट की, EVS की, सभी के लिए आएगी ये, ठीक। तो इसमें आप सबसे पहले फोकस करिएगा NCERT पे फोकस करिएगा। आप NCERT पे फोकस करेंगे क्योंकि ऑथेंटिक बुक, शायद ही कोई सा एग्ज़ाम हो जहाँ पे NCERT से क्वेश्चंस ना पूछे जाते हों। शायद ही इंडिया में कोई एग्ज़ाम ऐसा हो जिसमें NCERT को फॉलो ना किया जाता हो, उसके पैटर्न उससे क्वेश्चंस ना पूछे जाते हों। इवन UPSC में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस NCERT बेस होते हैं। बहुत सारे एग्जामिनेशन ऐसे हैं जिनमें NCERT से क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको NCERT को अच्छे से रीड करना है। आप एक काम कर सकते हैं NCERT में, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे पास NCERT की अभी साइंस है फ़िलहाल। जैसे कि इसमें NCERT की अच्छी बात ये होती है कि यहाँ पे आपको बहुत सारा स्पेस देखने को मिल जाता है। आप अलग से नोट्स ना बनाएं, यदि आप बना सकते हैं तो इट इज़ गुड फॉर यू। अदरवाइज़ आप ये जो साइड में स्पेस दिया रहता है, आप उस पेज में क्या दिया था उसकी समरी आप यहाँ पे लिख सकते हैं शॉर्ट नोट्स में, ताकि अब जब नेक्स्ट टाइम आप रिवीजन करेंगे तो आप उनके थ्रू रिवाइज कर पाएंगे। और आप इनको थोड़ा सा चाहें तो आप कलर पेन ले सकते हैं आप, ठीक है, हाइलाइटर्स आप ले सकते हैं, उनका यूज़ करके आप जो जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है आप वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको चलिए NCERTs बताता हूँ। मेरे पास में यहाँ पे
3rd क्लास, 4th क्लास और 5th क्लास तीनों NCERTs हैं EVS की, इन्वायरमेंट की। मैंने इनको पढ़ा हुआ है, इनसे सीखने को काफ़ी कुछ मिला। ये मान लीजिए कि ये बेस मजबूत करती हैं। बेस के साथ साथ यदि हम बात करें CDP की, EVS की जो CDP है, आप कहीं पर भी वीडियोस देखेंगे 15 से 20 वीडियो में, मात्र 15 से 20 वीडियो में पूरी की पूरी इन्वायरमेंट उन्होंने CDP इन्वायरमेंट की जो पेडागोजी है, जो कंटेंट है, पूरा का पूरा उन्होंने 15 से 20 वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। और इतने में काम नहीं बनेगा, इतने में आपके कॉन्सेप्ट भी सही से मजबूत नहीं हो पाएंगे। आप यदि इनको पढ़ेंगे तो पेडागोजी के आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके ना जो स्टार्टिंग का पेज दिया हुआ है आमुख, यहाँ से हो जाएंगे। फिर शिक्षक और पेरेंट्स के लिए, टीचर्स एंड पेरेंट्स के लिए कुछ 2 शब्द दिए गए हैं, 3 या 4 पेज में दिए गए हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन EVS की आपको यहाँ से मिल जाएगी कि EVS कौन कौन से थीम पर बेस है, कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड किए जाते हैं, किस तरीके में EVS को करवाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप NCERT, शायद ही कोई सी अच्छी बुक आपको मिले कि आप NCERT के अलावा उस बुक से अच्छे से आप EVS को कर पाएँ। तो मैं प्रायोरिटी ही इसको दूंगा कि आप सबसे पहले तो आप NCERT को कवर करें, उसके बाद में आप मार्केट से यदि कोई सी बुक रीड करना चाहते हैं, इफ़ यू कैन, सो आप कर सकते हैं। ओके, इफ़ यू वांट सो यू कैन, यदि आपको करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबसे पहले आप NCERT को पढ़िएगा। जब मैंने 3rd क्लास की NCERT पढ़ी थी, ओनली 1 डे, जी हाँ, 1 दिन में कंप्लीट हो गई थी। 1 दिन का टाइम लगा था। 4th क्लास में 1 दिन का टाइम लगा था। लेकिन 5th क्लास की जब पढ़ी थी, थोड़ा सा ज़्यादा पेज भी हैं और कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा दिए हैं, तो 2 दिन का टाइम लग गया था। फिर भी 5 घंटे आप 1 दिन में पढ़ लेंगे तो आपकी 3rd क्लास की हो जाएगी। 5 घंटे यदि आप पढ़ लेंगे तो 4th क्लास की हो जाएगी। 10 या 12 घंटे में आपकी 5th क्लास की NCERT हो जाएगी। मतलब 1 दिन में भी यदि कोई करना चाहे, संडे को करना चाहे तो आप संडे को कर सकते हो। मतलब जैसा भी आपको उचित लगे आप कर सकते हो। तो NCERT को आपको इसे फॉलो करना है। और पहली बात ये भी है, ये भी सत्य है कि सारे क्वेश्चन NCERT से ही नहीं आएंगे। फैक्ट ज़्यादा आते हैं, MP टेट में फैक्ट ज़्यादा आते हैं। CTET नहीं है जो कि यहाँ पे केवल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ जाएंगे, सो आपने NCERT पढ़ी है सो यू कैन ईजिली सॉल्व देम। नहीं, आप नहीं कर पाएंगे उन्हें। आपको थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ें भी लेके चलनी पड़ेंगी। EVS का मतलब केवल ये 3 या 4 या 5 बुक्स नहीं हैं। EVS का मतलब है उसमें साइंस आ जाएगी आपकी, उसमें आपकी सोशल साइंस आ जाएगी आपकी, ठीक, उसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स आ जाएगा, मतलब EVS में 3 या 4 सब्जेक्ट आपके जो मेन होते हैं ना, वो इंक्लूड रहते हैं। उसमें जियोग्राफी का कुछ पार्ट आ जाएगा। तो बहुत सारे चीज़ें आपको यहाँ पे EVS में लेके चलनी पड़ेंगी। हाँ, आप जियोग्राफी कर सकते हैं 6th, 7th, 8th क्लास की। पहली बात तो ये बता दूँ मैं आपको, ये बोलने से पहले कुछ लोग ये सोचेंगे कि हम इतना क्यों पढ़ें। यदि सिलेक्शन लेना है तो आपको इस तरीके में करना होगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही कम समय में आप इन्हें कर पाएंगे। एक बार रीडिंग करना मीन्स ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करने के बराबर ही कहूँगा मैं। बहुत कम टाइम लगता है। NCERT को जब आप पढ़ते हैं ना, एक आनंद की प्राप्ति होती, काफ़ी अच्छा अनुभव होता है। जब आप कुछ नया सीख रहे होते हैं ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है आपको। तो ऐसा ही जब आप NCERT को पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में। तो आप जल्दी से जल्दी आप NCERT को कर देंगे। इनकी लैंग्वेज काफ़ी सिंपल है, काफ़ी आसान तरीका, खास करके 6th, 7th और 8th क्लास की जो NCERT है ना, इनकी लैंग्वेज सच में बहुत आसान दी हुई है। आप आसानी से कर पाएंगे। जियोग्राफी आप यदि करना चाहें 6th, 7th और 8th की, आप कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी लैंग्वेज दी हुई है इन्होंने। और ख़ास करके साइंस जो है आपकी, साइंस में भी आपको EVS करना है। कौन कौन से टॉपिक करना, जो लास्ट के 2 या 3 चैप्टर दिए रहते हैं ना, वो आपको साइंस के भी करना है। वो EVS से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि हम क्लास 9th की बात करें तो क्लास 9th के लास्ट के 2 या 3 चैप्टर, आप उसके लास्ट के 2 या 3 चैप्टर आप ज़रूर पढ़ें। जैसे कि मैं बात करूं क्लास 10th की बात करता हूं, ज़रूर आप करिएगा 2 या 3 चैप्टर बस 9th और 10th के, बाकी आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि हम बात करें 9th क्लास में, 10th क्लास में चैप्टर 14, चैप्टर 15, चैप्टर 16 सोर्सेस ऑफ एनर्जी दिया हुआ है, और एनवायरनमेंट दिया है, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज दिया गया है। तो ये 3 चैप्टर आपके कहाँ पे आ गए, EVS में आ गए। तो EVS के जब आप ये 3 चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिल जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन था वाटरमैन ऑफ इंडिया,
वाटरमैन ऑफ इंडिया कौन है, वो आप मैंने देखा कि वो क्लास 10th में दिया हुआ था, राजेंद्र सिंह, वो क्लास 10th में दिया हुआ था। ऐसे ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, सो आपको फोकस करना पड़ेगा एनसीईआरटी पे, मतलब ऑथेंटिक बुक हैं, आप इनको फॉलो करेंगे तो ये काफ़ी, मैं मानता हूँ कि काफ़ी बेटर होगा एनसीईआरटी के लिए, मतलब ईवीएस के लिए आप एनसीईआरटी को फॉलो करें, ये काफ़ी अच्छा होगा। हम बात करें यदि सीडीपी की, तो सीडीपी आप कहीं से पूरी कंप्लीट कर लें, कोर्स लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी यूट्यूब पे ऐसे प्लेलिस्ट बने हुए हैं जिनमें 50, 60, 70 वीडियो अपलोडेड हैं सीडीपी की, तो आप सीडीपी वहाँ से कर सकते हैं। आप प्लेलिस्ट का प्लेलिस्ट फॉलो करें, आप पूरा का पूरा प्लेलिस्ट अपना कंप्लीट कर लीजिएगा तो आप काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। एक बार प्लेलिस्ट हो जाएगा उसके बाद में फिर आप मॉक वगैरह दीजिएगा। मॉक देने से क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगा, गलतियाँ पता चलेंगी, कहाँ पे आप, कौन सा सेक्शन आपका वीक है वो आपको पता चलेगा। तो बस ये सारी चीज़ें, हिंदी इंग्लिश पे तो आपको फोकस करना पड़ेगा, खासकर ग्रामर पे आप इतना फोकस ना करें तब भी चलेगा, लेकिन फिर वही बात आ जाती, सिलेक्शन लेना है तो हम किसी चीज़ को भी छोड़ नहीं सकते हैं, हमें सारी चीज़ें लेके चलनी पड़ेंगी। तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, कोई आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ठीक, तो आसानी से आपका ये हो सकता है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फैक्टर्स मायने रखते हैं, आपकी अप्रोच क्या है पढ़ने की, आपके तरीके क्या हैं पढ़ने के, आप किस तरीके में चीज़ों को समझते हैं, या समझ के पढ़ते हैं, या फिर आप बस पढ़ के छोड़ देते हैं। जैसे कि आपने इसको पढ़ा, आपने इसको समझा है, या पढ़ के बस पढ़ के आपने जो इंटेंसिव स्टडी की है या नहीं, ठीक, डीप में आपने पढ़ा या नहीं, वो सारी चीज़ें भी आपकी यहाँ पे मायने रखती हैं। तो आप अपनी अप्रोच को थोड़ा सा चेंज करिएगा, आप मॉक ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा, जितने ज़्यादा मॉक आप देंगे उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। मैंने जब से ही तैयारी स्टार्ट की है मैं मॉक टेस्ट पे ज़्यादा बिलीव कर रहा हूँ। मॉक टेस्ट क्या करता है, आपका गलती बताता है, वीक सेक्शन बताता है, कौन सा सेक्शन वीक है, वीक टॉपिक आपका बताता है कि इस टॉपिक में आपके मार्क्स काफ़ी कम आ रहे हैं। सो आप उसमें जो भी आप गलतियां कर रहे हैं ना उसको आप सुधार पाएंगे और काफ़ी अच्छे मार्क्स आप गेन कर पाएंगे। सो यही सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपना तरीका बदलें, कम समय है, अच्छे मार्क्स लाना है, कंपटीशन ज़्यादा है, और भी बच्चे फॉर्म फिल करने वाले हैं, अभी जो फॉर्म रीओपन हो जाएंगे, रीफिलिंग होगी, सो बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे 2 साल या 3 साल में, जो अभी जिनका बीएड डीएड जो भी कंप्लीट हो गया है कोरोना में, सारे बच्चे आ जाएंगे, कंपटीशन बढ़ेगा। लेकिन तैयारी करने वालों के लिए ना कंपटीशन पहले था ना कंपटीशन आज है, बिल्कुल सच है ये, ना कंपटीशन पहले था और ना ही कंपटीशन आज है। यदि आप सही तरीके में, सही स्ट्रेटजी के साथ में अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो सच बता रहा हूँ आपको दिल से, आप अच्छे नंबर लेके आएंगे, आप अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। आपका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि मुझे 120 मार्क्स लाना है, 125 मार्क्स लाना है। भाई पेपर कितने का होता है, 150 का होता है, 150 का होता है, तो आप कोशिश करें कि मेरे मार्क्स वहाँ तक पहुँचें। पहुँचते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप उसके थोड़ा सा आसपास तो रह जाएंगे ना कम से कम। बट यू हैव टू फोकस ऑन 150 मार्क्स, तभी जा कर के आप अच्छे नंबर ला पाएंगे। नोट्स बनाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सीडीपी के नोट्स बनाए हुए हैं, हर चीज़ को काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ है, अलग अलग पेन से लिखा हुआ, मुझे पढ़ने में मज़ा भी आता, अच्छा भी लगता है थोड़ा सा, क्योंकि जब अपन अपने हाथ से लिखते हैं ना, बहुत कलरफुल पेन का यूज़ करके लिखते हैं, थोड़ा सा अच्छे तरीके में लिखते हैं, तो जब हम रीड करते हैं, डायग्राम बना के आप करते हैं, अच्छा लगता है, मज़ा आता है पढ़ने में, समझ आता है। जैसे कि कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, मैंने स्टार्टिंग में मैंने थॉट लिखा था, ये भी बता देता हूँ। सच्चाई यह है कि सफल लोग असफल लोगों से ज़्यादा असफल होते हैं, ज़्यादा बार असफल होते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि आप वर्ग 3 का एग्ज़ाम देने जाएं आप तभी असफल हों, नहीं, मॉक टेस्ट में आप असफल हो जाइए, जितना ज़्यादा फेल होना है ना, मॉक टेस्ट
बहुत सारे प्लेटफॉर्म है आप जहाँ से आपको पसंद है, जैसे कि मैं ग्रेड अप को मैंने लिया हुआ है, लेकिन ग्रेड अप पे मैंने ज़्यादा मॉक नहीं दिए हैं, 3 या 4 मॉक दिए हुए हैं मैंने। उसका एक्सप्लेनेशन जो है ना, विवरण उतना अच्छा नहीं दिया जितना कि टेक्स्ट बुक का दिया हुआ है। उसमें आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है टेक्स्ट बुक में आपका। कोई सा भी मान लीजिए जीन प्याजे का एक प्रश्न आ गया, क्वेश्चन आ गया, तो जीन प्याजे के बारे में ना सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक्सप्लेनेशन में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। काफ़ी अच्छे से आप पढ़ पाएंगे उसको, बहुत कुछ आप सीख पाएंगे। तो आप थोड़ा सा मॉक टेस्ट पे ज़्यादा ध्यान दें। आप जितने ज़्यादा मॉक आप देंगे उतना ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे रहते हैं मॉक से जो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। कोशिश करें आप सही तरीके में पढ़ें। आप मैं अब कोशिश करने वाला हूँ कि आपके लिए अलग अलग सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी लेके आऊँगा कि कैसे मैंने तैयारी की है, कैसे मैंने नोट्स बना। एक या दो भी एक वीडियो में मैं आपको मेरे नोट्स बताऊंगा, लिखने का तरीका क्या है, सीडीपी को मैंने कैसे लिखा है। क्योंकि सीडीपी टोटल हम देखें तो 90 मार्क्स की तो सीडीपी आएगी, 90 नंबर की सीडीपी आएगी। यहाँ पे आपकी 80 से 90 नंबर मान लीजिए, थोड़ा सा कम मान लीजिए, ठीक। तो बहुत मायने रखती सीडीपी आपकी। हर सब्जेक्ट में आपकी 15 नंबर की आ जाएगी, हर सब्जेक्ट में आ जाएगी, और सीडीपी 30 मार्क्स की आपकी आनी है। तो यदि सीडीपी आपकी कमज़ोर है तो समझ लीजिए आप कमज़ोर हैं। यदि यूपीएससी का भी बंदा वर्ग 3 का एग्ज़ाम देने आएगा ना, शायद ही वो भी इसको क्वालिफाई कर पाए, नहीं कर पाएगा। उसका पैटर्न अलग है, ये वाला पैटर्न अलग है, वो सिलेबस अलग है यूपीएससी का, ये वाला सिलेबस अलग है। सिलेबस को फोकस करके पढ़ेंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा। जितना दिया है उतना पढ़ें। हमें कोई पीएचडी नहीं करनी सब्जेक्ट पे, हमें उतने टॉपिक को अच्छे से कर लेना है जितने कि हमारे एग्ज़ाम में आएंगे। यदि उनको हमने मजबूत कर लिया तो सच में काफ़ी अच्छे नंबर आने वाले हैं आपके। चलिए, इसी उद्देश्य के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।